प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग व्यंग का अध्ययन करते हैं। व्यंग हिंदी गद्य साहित्य की एक विधा है। हम साहित्य को दो भागों में बांटते हैं, एक काव्य और दूसरा गद्य। अंग्रेजी में जिसे प्रोज कहते हैं, PROSE, प्रोज, उसे हिंदी में गद्य कहते हैं, और जिसे हम पोएट्री कहते हैं उसे हिंदी में काव्य कहा जाता है। तो हमारे गद्य साहित्य में अनेक विधाएं हैं, अनेक प्रकार हैं। गद्य साहित्य में अनेक रचना के तरीके हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, भेंट वार्ता, पत्र विधा और भी अनेक विधाओं के साथ साथ एक सशक्त माध्यम, साहित्य सृजन की एक सशक्त माध्यम के रूप में एक नया प्रकार आया, एक नई विधा आई जिसे व्यंग्य कहा गया। व्यंग्य भाषिक दृष्टि से समझे तो व्यंग्य शब्द नया नहीं है। व्यंग्य बहुत पुराना शब्द है। जब से भाषा की उत्पत्ति हुई, जब से हम अपने अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करना शुरू किए, तब से व्यंग्य हमारे दैनिक जीवन में, बोलचाल में सम्मिलित है। जैसे आपने प्राय सुना होगा कि वह व्यंग मार रहा है, व्यंग कस रहा है, व्यंग के बाण चला रहा है। ये तमाम मुहावरे आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। लेकिन साहित्य में, गद्य विधा में व्यंग विधा बाद में सम्मिलित हुआ। व्यंग आरंभ से बोलचाल की भाषा में रहा, लेकिन साहित्य में प्रवेश इसका गद्य काल में हुआ। साहित्य अपने स्वभाव से ही, परिभाषा से ही सौम्य होता है। सबको साथ लेकर चलने का जो भाव होता है वह साहित्य में है, क्योंकि साहित्य शब्द सहित से ही बना है। सहित धन य प्रत्यय, सहित और य को जोड़कर साहित्य बना। लेकिन व्यंग सबको साथ लेकर नहीं चलता। वह समाज में व्याप्त विरोधाभासों की मजाक उड़ाता है, पाखंड पर चोट करता है, छल प्रपंच और ऊपर से न दिखाई देने वाली विसंगतियों का पर्दाफाश करता है, दोगलेपन को धिक्कारता है। उसके उपहास में भी आलोचना का तत्व होता है। ऐसे में जब वह साहित्य में सहज प्रवेश नहीं कर पाता। आइए देखते हैं कि साहित्य की परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखिए, यहां लिखा है कि व्यंग साहित्य की एक विधा है। व्यंग साहित्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक के साथ साथ आलोचना का प्रभाव रहता है। ध्यान दें, इसमें उपहास और मजाक प्राथमिक स्तर पर नहीं, द्वितीयक स्तर पर होते हैं, क्योंकि आलोचना इसमें प्राथमिक स्तर पर होता है। इसमें उपहास और मजाक का पुट तो रहता है, लेकिन संपूर्ण रूप से मजाक या उपहास नहीं होता है। इसमें आलोचना जो है प्रमुख रूप से
सम्मिलित होती है। कई मिलते जुलते शब्द आते हैं, जैसे हास्य और व्यंग्य, कटाक्ष और व्यंग्य। तो थोड़ा हम समझ लें कि हास्य और व्यंग्य क्या होते हैं। हास्य और व्यंग्य दोनों में अंतर होता है, दोनों एक नहीं होते हैं। हास्य का अर्थ वह कारक जिससे हंसी, आमोद, विनोद की उत्पत्ति हो। हास्य का स्वभाव आक्रामक नहीं होता है, परंतु व्यंग्य में आक्रामकता होती है। वह विकृत अंग से उद्भूत है, जिसमें शब्द का वास्तविक अर्थ उसके वास्तविक मंतव्य से अलग होता है और स्वभाव से अधिकतर आक्रामक होता है। ऐसा नहीं है कि व्यंग्य में हंसी या मजाक नहीं है, लेकिन उसमें तीखापन अधिक है। तो समझने की बात यह है कि हास्य और व्यंग्य के बीच में मूलभूत अंतर है। दोनों की प्रकृति, दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों का प्रभाव क्षेत्र अलग है। हास्य का कार्य जहां पाठक का मनोरंजन करना होता है, उसे हंसाना होता है, उसे गुदगुदाना होता है, वहीं व्यंग्य का कार्य तीखा प्रहार करना है। विसंगत के मर्म को, विसंगत के रहस्य को पहचान कर उसके जिस्म में नस्तर चुभोने जैसा है। हास्य रचना की समाप्ति पर पाठक खिलखिलाता है, हंसता है, वहीं अच्छे व्यंग्य की समाप्ति पर पाठक अव्यवस्था के विरुद्ध खीझ और आक्रोश से भर उठता है। आपने कभी मंचीय कार्यक्रमों को ऑनलाइन या ऑफलाइन देखा होगा। हास्य कवि होते हैं, अपनी बात कहते हैं, तालियां बजती हैं। आपने राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन को सुना होगा, और भी तमाम बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम टीवी चैनल पर आते हैं। तो आप उन सारी चीज़ों को देखें कि उसमें हास्य है, लेकिन हास्य अगर शुद्ध रूप से है, विशुद्ध रूप से है, तो वह व्यंग्य नहीं है। व्यंग्य का मतलब है कि उसका उद्देश्य जो है केवल हास्य नहीं है। उसे उस जो व्यंग्य होता है वह अपना एक तीखा प्रहार करता है और जिसका पूर्णतः प्रभाव होता है, वह प्रभावित करता है। आइए देखते हैं व्यंग्य और कटाक्ष। व्यंग्य क्या है, कटाक्ष क्या है। व्यंग्य का एक उदाहरण देखें, फिर समझें। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। कई बार मित्रता में ऐसा होता है कि पैसे के लेन देन की वजह से मित्रता ही समाप्त हो जाती है। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, इसलिए कवि ने कहा कि जो मित्र को पैसा देता है वह मूर्ख कहलाता है। लेकिन दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, देखिए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। यानी मित्र को पैसा देना तो मूर्खता है, लेकिन उससे भी बड़ा मूर्ख वह है जो उस पैसे को लौटा देता है। यानी एक पैसा मिलने और न मिलने के बाद दूसरा जो नहीं लौटाई जाती है, एक व्यंग्य है। अब आप इसको पढ़कर केवल हंसी नहीं आएगी। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए,
महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। यह आपको चिंतन पर विवश करता है। आप इस पंक्ति को पढ़ने के बाद सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कटाक्ष कुछ दूसरा है। ध्यान दें, मूड मुड़ाए हर मिले तो सब कोई मूड मुड़ाए, मूड मुड़ाए हर मिले तो सब कोई मूड मुड़ाए, बार बार के मुंड ने भेड़ न बैकुंठ जाए। यानी अगर मुंडन करवाने से, क्षौर कर्म से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो वह भेड़ जिसके बाल को बार बार काटा जाता है व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन वह भेड़ भेड़ ही रह जाती है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होती है। उसी तरह से आपने कबीर के दोहों को अगर पढ़ा होगा, उन्होंने कहा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर के पूजन से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं पर्वत की पूजा करूंगा। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर की मूर्ति से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं पूरे पर्वत को, विशाल का पर्वत की पूजा करूंगा। ताते है चाकी भली जाका पीसा खाए। उससे तो यह हमारी चाकी है, जात है, जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं। दूसरा देखें, कांकड़ पाथर जोड़ के मंदिर लई, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला वाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या खुदा बहरा हो गया है कि हमें चिल्लाना पड़ रहा है? क्या वह अंतर मन की आवाज को, अंतर मन की पुकार को नहीं सुन पा रहा है? इतनी चिल्लाहट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यह कटाक्ष है। आगे हम देखें, जिस संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं कि परसाई जी व्यंग के एक सशक्त रचनाकार के रूप में प्रकट हुए, और रचनाकार ही नहीं बल्कि व्यंग साहित्य के जन्मदाता माने गए। व्यंग साहित्य आज जो भी है, जिस रूप में है और जिस प्रखर भाव से है, उसका श्रेय हरिशंकर परसाई जी को जाता है। हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, काका हाथरसी आदि कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग साहित्य को नई ऊंचाई दी। परंतु व्यंग की जो उत्पत्ति हुई, व्यंग के जन्मदाता परसाई जी ही माने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचना सदाचार की ताबीज में व्यंग की परिभाषा लिखी। उन्होंने बताया, व्यंग जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। अच्छा व्यंग सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। यह परिभाषा उनकी रचना सदाचार की ताबीज में बताई गई है। तो व्यंग सीधा सीधा नहीं कहा जाता। व्यंग में जो भाषा है उसकी मारक क्षमता बहुत अलग होती है। शब्दों का जो चयन होता है वे सामान्य अर्थ देने वाले नहीं होते हैं और सामान्य अर्थ में प्रयुक्त भी नहीं किए जाते हैं। सामान्य अर्थ से हटकर वे एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। व्यंग
का जो भाव होता है उसमें व्यंग्यकार अपनी भाषा के माध्यम से हमारा मनोरंजन नहीं करता, लेकिन उसमें हास्य और आमोद प्रमोद के साथ साथ एक तीखा व्यंग्य होता है, करारी चोट होती है और हमें वह प्रभावित करती है, हमें चिंतन पर विवश करती है, मजबूर करती है। हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यह है व्यंग्य। आगे हम फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।